आदरणीय उपस्थित किसान भाइयों, चौधरी हरपाल सिंह जी और मंच पे बैठे अगुआ, सबको नमस्कार। आप बहुत देर से बैठे हुए यहाँ सभी वक्ताओं के विचार सुन रहे हैं। हम आज केएमपी को जाम करने के काम में लगे हुए थे। वहां से आते आते देरी हो गई, कुछ क्षमा चाहता हूं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। इसके पीछे क्या है, सरकार की मंशा क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, क्योंकि मैं उसका फर्स्ट हैंड उसका गवाह हूं। 2017 के अक्टूबर महीने की बात है। नीति आयोग ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया। राजस्थान से रामपाल जाट जी थे, महाराष्ट्र से विजय जवंदिया थे। उस मीटिंग में देश के बहुत से अर्थशास्त्री थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और उनके मालिक थे। कोई 100 के करीब लोग वहां थे। मुद्दा था कि कृषि का ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है, इसको कैसे रिवाइव किया जाए। सब तयशुदा नीति के तहत वो सब हो रहा था। सबसे पहले एक सरकारी अर्थशास्त्री उठे। उन्होंने कहा कि जी, कृषि में ग्रोथ रेट रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसान के पास तो वो है नहीं, किसान कर्ज में फंसा हुआ है। अगर कुछ करना है तो कॉर्पोरेट्स को रिक्वेस्ट की जाए कि वो इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद एक सीईओ, तुरंत बाद उनकी बारी आई। उन्होंने उठते ही कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें, ये बात सुनने वाली है, हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि हमें 5-5, 7-7 हजार एकड़ के जमीन के क्लस्टर बना के दे दिए जाए। हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं 5 एकड़ का टक है, टक कहते हैं, आप पता नहीं यूपी में क्या कहते हैं। खेत किसी का 5 एकड़ होगा, 10 एकड़ का, वो 5,000, 7,000 एकड़ के क्लस्टर हमें बना के दे दिए जाए। उस जमीन का ठेका, लैंड रेंट सरकार तय कर दे, हम सरकारी खजाने में जमा करवा देंगे और सरकार किसान को, जो उसका मालिक है, उसको लैंड रेंट दे दे। 50 साल के लिए हमें ये जमीन रेंट पे दे दी जाए और ये शर्त होगी कि किसान हमारे काम में दखल नहीं देगा। अगर उसने काम करना है तो बतौर मजदूर खेत में काम कर ले। बात साफ हो गई। उसके बाद जितने भी लोग बोले, इसी लाइन पे बोले। मेरी बारी आई तो मेरा नंबर काट दिया गया, बाद में सुनेंगे। इसी तरह रामपाल जाट का नंबर काट दिया गया, विजय जवंदिया का काट दिया गया। आधा घंटा मीटिंग खत्म होने से रह गया। तो मैं उठा, मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, कोई गलत मैसेज देने वाले हैं कि हमने जो पास किया वो किसानों के नुमाइंदे उस मीटिंग में हाजिर थे, उनकी सहमति से पास किया, ये कहने वाले। मैंने उठ के जो गेट आने जाने के लिए था उसकी अंदर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगा के मैंने कहा, मिस्टर चेयरमैन मेरे तरफ ध्यान दीजिए। सबका ध्यान हुआ। तो मैंने कहा, हमें किस काम के लिए बुलाया गया है? सिर्फ हाजिरी के लिए? तो कहते नहीं, सुनेंगे आपकी बात। मैंने कहा, हम 3 आदमी हैं, आध घंटा बाकी रह गया, क्या सुनोगे आप? तो मैंने कहा, यहां से बाहर नहीं निकलने दूंगा किसी को। झगड़ा कर लो, कुछ कर लो, मैं नहीं किसी को बाहर निकलने दूंगा जब तक हमारी बात नहीं सुनोगे। वो मीटिंग 2 घंटे और एक्सटेंड हो गई। तो सारी बात करके मैंने उनसे एक बात बोली कि पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां के किसान की कल्चर आपस में
मिलती जुलती है। पंजाब का जट, हरियाणा का जाट, आप भी वेस्टर्न यूपी में उसी कल्चर के लोग हैं, इनकी कल्चर एक सी है। जब एक बच्चा किसी किसान के घर पे पैदा हो जाए, वो सारी की सारी जमीन बेच दे, हम फिर भी कहते हैं कि जिम्मेदार का बेटा है। जब हम अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं तो पहले पूछते हैं लड़के को जमीन कितनी आती है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसके बगैर रह नहीं सकते। तो अगर आप ये कदम उठाओगे जो आप फैसला कर रहे हो, समझ लो पंजाब और हरियाणा दो स्टेट तो आपके बस में नहीं रहेगी। जिसके पास 2 एकड़ है वो भी, जिसके पास 10 एकड़ है वो भी, हर के कंधे पे गंडासा होगा। समझ लेना क्या होगा। उसका नतीजा 2 साल निकल गए, लेकिन मुझे उस वक्त शक हुआ कि अब ये किसी तरफ बढ़ने वाले हैं। मैं लगा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ लगी एक रिपोर्ट CACP की, जो कमीशन आपके दाम MSP तय करता है। उसमें लिखा था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता, सरकार को इस काम से निकल जाना चाहिए। प्रोक्योरमेंट का काम, खरीदो फरोख्त का काम फसलों का, ये किसी कॉर्पोरेट हाउस को दे देना चाहिए। उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी रिपोर्ट फिर आ गई। उसमें कहा गया कि सरकार को पंजाब में 8.5% टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, हरियाणा में 6.5% पे करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा खर्चा है, तो गोदामों में संभालने का भी खर्चा बहुत बड़ा है। इसलिए सरकार ये खरीदो फरोख्त की पॉलिसी से बाहर आए, छोड़े ये खरीदो फरोख्त का काम। तो उसके 1 महीना के बाद मेरे हाथ एक चिट्ठी लगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर को लिखी हुई थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। उसमें कहा गया था कि अगर हम धान और गेहूं ना खरीदें और ये मंडी में व्यापारी खरीदें, जो कम दाम मिलेंगे वो हम भावांतर स्कीम में किसान को दे दें। इसमें आपका क्या मत है? चीफ मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि ये मैं लागू नहीं कर सकता। उससे बात साफ हो गई। मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को पंजाब के बुलाया, चंडीगढ़ में एक सेमिनार किया 17 फरवरी 2020 को। सबको ये कागज दिए, सबको बोला कि इसको पहले पढ़ो, पढ़ के उसके बाद बात करना। पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अकाली दल के MP बलविंदर सिंह भूंदड़ थे, उनके एक्स मिनिस्टर दलजीत सिंह चीमा, कुछ MLA थे, आम आदमी पार्टी के MLA थे, कांग्रेस के कुछ MLA उनके प्रेसिडेंट साहब थे, और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे अरजीत सिंह गरेवाल। सबको मैंने कागज दिए। जब कोई बोलता था मैं कोई ना कोई सवाल करता था। जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोलने लगे उससे पहले मैंने सवाल किया कि जाखड़ साहब, आपकी सरकार है पंजाब में, लोगों को बताओ कितना प्रेशर है भारत सरकार का, MSP कब तक रहेगी? उसने 3 बार मेज पे हाथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। वो कहता है कि मेरी तरफ इशारा करके वो कहता है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, वो मेरी तरफ इशारा करके कहता है कि ये आदमी हर 6 महीने के बाद हम सबको इकट्ठा कर लेता है। कभी किसान पार्लियामेंट का नाम दे दिया, कभी कोई सेमिनार रख लिया, तो उसमें हम कुछ ना कुछ कह के पीछा छुड़ा के चले जाते हैं। लेकिन आज बड़ा गंभीर सवाल इसने उठाया। उसने कहा कि हमारी पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर हम अब भी इकट्ठा होकर ना लड़े तो पंजाब तो बर्बाद हो गया। ये उसके शब्द थे। उसके 7 दिन मैंने एक रैली रख ली चंडीगढ़ में, सरकार से परमिशन भी ले ली। पता नहीं क्या हुआ सरकार को,
जिस दिन रैली थी उस दिन 9:30 बजे के बाद एकदम बैन लगा दिया। 20-20 किलोमीटर तक किसानों की बसेस, उनके ट्रैक्टर्स सड़कों पे खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम हो गया, चंडीगढ़ मोहाली का हर चौक जाम हो गया, ब्लॉक हो गया। किसान 20-20 किलोमीटर पैदल चल के 20,000 की संख्या में फिर भी पहुंच गए। वो पहला पड़ाव था, इस आंदोलन की शुरुआत थी। उसके बाद हमारे सामने सवाल था, पंजाब में, सारे देश में ये प्रॉब्लम हो गई। किसान संगठन बहुत हैं, हर स्टेट में बहुत से किसान संगठन हैं। किसान कहता था कि इतने संगठन हो गए, कुछ हो नहीं सकता, ताकत बढ़ी हुई है, क्या करेंगे। सब संगठनों को इकट्ठा करने का काम किया। पंजाब के 32 संगठन हमने इकट्ठा किए, जो आज तक इकट्ठे हैं, और इकट्ठा करके आंदोलन का बिगल बजा दिया। 2-2.5 महीने रेलवे लाइंस पे बैठे रहे, सरकार ने बात नहीं सुनी। तो हमने 26 और 27 की दिल्ली में रैली करने का तय किया, रामलीला मैदान में। सरकार से मंजूरी मांगी, रामलीला कमेटी ने रामलीला मैदान की मंजूरी दे दी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने कहा नहीं, आप रैली नहीं कर सकते। हम दिल्ली की तरफ बढ़े, जो भी किया सरकार ने, टीयर गैस, पानी की बौछारें, सब कुछ हुआ, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पे हमें रोक लिया गया। हम वहीं बैठ गए। उस दिन से आज तक, आज 100 दिन हो गए, हम वहीं बैठे। ठंड हो, अभी गर्मी है, सरकार शायद समझती है कि किसान अब ये कटाई का मौसम आ गया, चले जाएंगे। अब जाके जो गए हैं, आप में से उन्होंने देखा होगा, वहाँ किसान कूलर ले आए, वहाँ एसी फिट हो रहे हैं, बड़े बड़े जनरेटर किसान लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं आप हमें यहाँ से भेज नहीं सकते जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं है। तो कोई 10 दिन के बाद सरकार से वार्ता शुरू हुई, कानूनों पे बातचीत हुई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी सरकारों से नेगोशिएशंस किए हैं। सबसे सख्त हुआ करती थी मैडम इंदिरा गांधी, मैं उससे भी जीता हूं, उसे भी हराया है नेगोशिएशंस में उसके समय में। तो एक एक क्लॉज पे बहस हुई। हम 40 लोग जाया करते थे, 32 पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जितने दूसरे लोग, आपके हरपाल जी, सभी, गुरनाम सिंह चड़ूनी, सभी लोग के 40 लोग हम मीटिंग में जाया करते थे जब मिनिस्टर से मीटिंग होती थी। तो उन्होंने, जब हमने एक एक क्लॉज पे बात की, तो लिखते चले गए। पहले सेक्शन पे इसमें ये अमेंडमेंट कर दो, दूसरे पे इसमें ये अमेंडमेंट कर दो, तीसरे पे इसमें ये अमेंडमेंट कर दो, लिखते चले गए। एक बड़ी लिस्ट बन गई अमेंडमेंट्स की। तो हमने कहा कि अगर इतनी अमेंडमेंट्स करनी है, इसको रिपील क्यों नहीं कर देते, वापस क्यों नहीं ले लेते। और मैंने, जब मेरी ड्यूटी लगाई गई थी आपका केस पेश करने के लिए, मैंने एक बात उन मंत्रियों को कही कि आप कहते हैं कि ये ये कानून किसान के भले के लिए बनाए गए। मुझे बताइए, किसी किसान ने आपको अप्रोच किया कि हमारा ये भला करो, या किसी किसान संगठन ने आपसे मांग की कि हमारा ये भला करो? किसी ने नहीं ना की। अगर किसी ने नहीं की तो आपको क्या बुखार चढ़ा था हमारा भला करने का, आज तक जो आपने नहीं किया? एकदम कैसे ख्याल आ गया? दूसरी बात, वो कहते हैं, मोदी जी बहुत कहते हैं, बड़ा जोर जोर से, आजकल हट गए, शुरू में कहते हैं कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट बना दी, किसान कहीं भी बेच सकता है। तो मैं आपके सामने भाइयों खड़ा हूं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पुराने लोगों में से 51 साल मुझे हो गए। जब सबसे पहले यूनियन बनी इस देश में, उन लोगों में से मैं हूं। 1971 में नवंबर में मैंने अपने गांव में यूनियन बनाई थी। लगातार आंदोलन में रहा हूं और सारे देश की यूनियन बनाने में हमारी कंट्रीब्यूशन रही है। शरद जोशी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, प्रोफेसर नंजुंदा स्वामी, मिस्टर नारायण स्वामी नायडू, ये सभी लोग हमने घरों से निकाले। गाँव जाके हरियाणा में यूनियन खड़ी की।
तो मुझे इसके बारे में पूरा तजुर्बा है। 1974 में सारे देश में जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी। आप अपनी फसल आपके साथ के राज्य में जाके नहीं बेच सकते थे, पाबंदी थी। हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसका नाम हमने रखा जोन तोड़ू मोर्चा पंजाब में। रोपड़ से हिमाचल की तरफ जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके नालागढ़ का, तो 5 किलो गेहूं सर पे रख के हम बॉर्डर क्रॉस करते थे, पुलिस हमें पकड़ लेती थी और हमारे पूर्व गेहूं की स्मगलिंग का केस बनता था। हम जाके कोर्ट में एडमिट कर लेते थे, हमें 30 दिन की कैद और जुर्माने की उसमें 10 दिन और कैद, 40 दिन कैद। हमने 1450 किसानों ने 40 दिन उस जोन तोड़वाने के लिए, जोनल रिस्ट्रिक्शंस खत्म करवाने के लिए जेल काटी और 2 किसान शहीद भी हुए। उन दिनों ही जस्टिस कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, वो वारंट ला करके आए थे इंग्लैंड से। हमने उनको अपना वकील रख लिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट डाल दी। उसका अक्टूबर 1976 में हमारे हक में फैसला आ गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि किसान जो मिट्टी से मिट्टी होके फसल पैदा करता है, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। उसका जब जी चाहे, जितना जी चाहे, जहां जी चाहे, सारे देश में अपनी फसल बेच सकता है। आप उसको स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। तो उस दिन के बाद आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। तो मैंने मंत्रियों से पूछा कि साहब मुझे बताओ तो सही, हम बिहार से वहां मार्केट नहीं है, 900 रुपए में धान बिकता है, 900 रुपए में खरीद के पंजाब में 1988 में व्यापारी वहां से खरीद के लाता है, किसान के नाम पे 1988 में बेच देता है। यूपी में मंडी नहीं है, यूपी से 1200-1400 रुपए धान खरीदता है व्यापारी, पंजाब में जाके 1988 में बेच देता है। कोई पाबंदी नहीं है। बिहार से आता है धान, कोई पाबंदी नहीं, यूपी से आता है, कोई पाबंदी नहीं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से सेब सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, संतरा, केला महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। बताइए कोई पाबंदी है? मैंने पूछा उससे, कोई पाबंदी नहीं। तो आपने क्या नया काम किया जब पहले ही कोई पाबंदी नहीं? क्यों गुमराह करते हो लोगों को? तो फिर अगली बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बिचौलिया निकाल दिया। हमने कहा भाई हम डेफिनेशन बताइए, आप किसको बिचौलिया मानते हैं? बेसिक बात यह है, असली बात यह है कि आपकी सरकार की आदत बन गई है बड़े बड़े बिचौलिए रखने की। डिफेंस में बिचौलिए है, रेलवेज में सौदा होता है तब बिचौलिए है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिचौलिए है, हर काम बिचौलिए के थ्रू होता है। इसलिए आपके मुंह में बिचौलिया शब्द आ गया। हम मंडी में जाते हैं, वहां आड़ती है, वो हमारी ट्राली खाली करवाते हैं, उसकी फसल की सफाई करवाते हैं, उसका दाम लगवाते हैं, उसको बोरियों में भर के खरीद एजेंसी के पास स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, बिल बनाते हैं, पेमेंट लेके हमें दे देते हैं। हमारी गेहूं का रेट 1925 है, 1925 का ही बिल बनाते हैं, 1925 की पेमेंट लेते हैं, 1925 हमें दे देते हैं। अगर तो 1925 सरकार से लेके हमें 1500 दे, फिर तो बिचौलिया। अगर वो पूरे के पूरे पैसे हमें देता, फिर बिचौलिया कैसे हुआ? वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने हमें एक सर्विस दी, ये सारा मार्केटिंग में मदद की और उस सर्विस का उसने कमीशन ले लिया। आप उसे बिचौलिया नहीं कह सकते, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो फिर हमने कहा कि आपको तो ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। हमारे संविधान की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनी हुई है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन सी सरकार क्या कर सकती है, साफ लिखा है। स्टेट लिस्ट है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है उसमें सारा दर्ज है। यूनियन लिस्ट है जिसमें केंद्र सरकार जो कुछ कर सकती है वो सारा दर्ज है। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें केंद्र सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों जो चाहे कुछ कर सकते हैं।
तो मैंने कहा भाई इसमें तो स्टेट लिस्ट में बड़ा साफ लिखा है, एंट्री नंबर 12 में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और 18 नंबर पे लिखा है मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। तो हम तो व्यापार करने के लिए तो जाते नहीं, हम तो मार्केटिंग के लिए जाते हैं। अगर हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो ये स्टेट सब्जेक्ट आपने इसमें दखल क्यों किया, क्यों कानून बनाया? वो कहते हैं जी हमने 33 नंबर एंट्री है कंकरेंट लिस्ट भी, उस पर बना दिया। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन उसमें तो लिखा आप फूड स्टफ पे बना सकते हैं। हम फूड स्टफ तो पैदा ही नहीं करते, हम तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं। हम गेहूं पैदा करते हैं, सीधा आटा नहीं पैदा करते। हम धान पैदा करते हैं, सीधे चावल नहीं देते। ये दोनों फूड ग्रेन है, फूड स्टफ तो है ही नहीं। तो आपने तो ये भी गलत कर दिया। तो वो फिर नहीं माने। मैं 7 पार्लियामेंट क्वेश्चन एक मीटिंग में लेके चला गया। मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि आपने इतनी तारीख को इतना नंबर सवाल फलां एमपी, उसके जवाब में आपने कहा कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। इतना नंबर सवाल फलां एमपी, इतनी तारीख को आपने कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। सातों पढ़े जहां हर बार उसने कहा एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने कहा अब बताओ, बार बार आप पार्लियामेंट में कह चुके हो, इस कानून के बनने से, ऑर्डिनेंस जारी होने से 2 महीने पहले आपने कहा, तो अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो आपका तो विषय ही नहीं, ये कानून गलत बने हैं, आपने क्यों बनाए? मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बोलते रहे, जैसे बुड़बड़ाते रहे, बोलते नहीं बुड़बड़ाते रहे। हाँ किया होगा, कहा होगा, पता नहीं किया होगा। फिर थोड़ी देर में कहते हैं अच्छा आप बैठो, आपस में चर्चा कर लो, मैं अभी आता हूँ। उठ के चले गए, 4 घंटे वापस नहीं आए। कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। तो उसके बाद सारे कानून पे चीरफाड़ शुरू हो गई, एक एक सेक्शन पे चीरफाड़ शुरू हो गई। पूरी डिटेल में बहस हुई, 3 बार 3 मीटिंग्स में बहस हुई। चौथी मीटिंग में हमने कहा आप बोलते नहीं, आप लिखते जा रहे हैं क्या क्या अमेंडमेंट करेंगे। हम अमेंडमेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपने जो किया है, गलत किया है, ये सारा वापस लो। ये आपको अधिकार नहीं था, आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, आपने धक्के से वहां से भी पास करवाया, इसको वापस क्यों नहीं लेते? अगर कोई जवाब नहीं देते तो आज हम मौन धारण करेंगे। चौथी मीटिंग में हम सब मौन धारण करके बैठ गए। वो में छेड़ते रहे कि कुछ बोलेंगे, हम बोले नहीं। घंटा 1.5 घंटा मौन धारण रहा, फिर उठ के चले गए। तो अब मोदी जी और उनके साथी कहते हैं हमारे साथ क्रॉस बाय क्रॉस बहस कर लो। अरे भाई 3 मीटिंग्स में एक एक कानून पे 6-6 घंटे बहस हो गई। आप सब अमेंडमेंट्स आप भी मानते हैं कि अमेंडमेंट्स की जरूरत है, ये करेंगे ये करेंगे। ये आपको पहले तो पता नहीं था, बहस हुई तभी आपने अमेंडमेंट्स लिखी ना। तो अब आप ये कैसे कहते हो कि इतना ऐसा कानून जिसमें 100 अमेंडमेंट की जरूरत है? दरअसल बात यह है कि आज तक इस देश में जितने कानून बने, कोई 20 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है या रिपील होता है। ये पहले 3 कानून है जो बनते सारी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, उसी वक्त सर मंडवाते ही बोले पड़े, उसी वक्त कानून वापसी की डिमांड आ गई। डिमांड नहीं आई, आंदोलन शुरू हो गया। सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सरकार पैर पैर पे झूठ बोल रही है। और मोदी सरकार को तो खास तौर पर आप पढ़ते होंगे प्रेस में, ये पत्रकार भाई ये भी बड़ी चीजें निकाल के ले आते हैं। एक बार कोई स्टडी इन्होंने छाप दी कि उस स्टडी के अनुसार हमारे प्राइम मिनिस्टर एक दिन में 58 बार झूठ बोलते हैं। फार्मूला ये हो गया कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। इस पॉलिसी के बना पर वो बैठे। एक मीटिंग हुई अमित शाह जी के साथ। वो मुझे कहते हैं राज्यपाल जी ऐसे करो, जितनी अमेंडमेंट्स करवानी है इन कानूनों में करवा लो।
इतनी करवा लो कि ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, कोई काम का रहे ही ना, एक तरफ पड़ा रहेगा, लेकिन इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैंने कहा जी क्यों? वो कहते देखो हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत से लेबर लॉज भी बनाए हैं, अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए तो कल को लेबर आके बैठ जाएगी। मैंने कहा जी अगर इतने पाप किए तो एक बार ही गंगा नहा लो। होम मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब नहीं था, उठ के चला गया। तो प्रॉब्लम ये है, उनको ये मालूम नहीं था कि किसान भी इतनी बारीकी से इसको पढ़ लेंगे। वो समझते थे किसानों की लीडरशिप जैसे किसान अनपढ़ अनपढ़े हैं वैसी होगी, और ये हमारे चक्कर में आ जाएंगे, फंस जाएंगे। आपको कहते हैं ये तो सीधी सीधी बात करते हैं, ये तो कोई लिहाज ही नहीं करते। तो मैंने कहा भाई सच में कोई लिहाज नहीं होता, सच में कोई लिहाज नहीं होता, सच सच होता है, उसमें दो भाषाएं नहीं होती। इसलिए हम तो सच बोलते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। देखिए सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए सरकार लोग बनाते हैं, लोगों के अनुसार सरकार ने काम करना होता है। तो बदकिस्मती ये है इस देश की, डेमोक्रेसी में जो बात नहीं चल रही वो डिक्टेटर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पांव के नीचे बटेर आ गया तो हम तो डंडे से चलाएंगे। उसको चैलेंज किया है आज देश के किसान ने, उसके खिलाफ खड़ा हो गया किसान। जब हम आए ये कहते रहे सर पंजाब के किसान है, ये तो खालिस्तानी है। उसके बाद हरियाणा आ गया, मैंने गुरनाम सिंह जी से रिक्वेस्ट की कि आप भी कुछ थोड़ा हलचल करो। हरियाणा में इतनी हलचल हो गई, हरियाणा भी खड़ा हो गया। फिर टिकैत साहब ने कर दिया, हरपाल जी ने कर दिया, यूपी में भी कुछ हो गया, वेस्टर्न यूपी में तो खास तौर पर हो गया, उत्तराखंड में कुछ हो गया, राजस्थान में कुछ हो गया, गुजरात से मध्य प्रदेश से पलवल में आके किसान बैठ गए। जब ये आगे बढ़ने लगा आंदोलन तो फिर उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तानी है, इनको फंडिंग बाहर से होती है और कोई बात नहीं रहती इनके पास, क्योंकि आप इनको बाहर से बहुत फंडिंग होती है ना, इसलिए वो आंखों में पड़ता है, वो पर्दे की वजह से वो सबको एक ही निशाने से देखते हैं। इनको फंडिंग बाहर से होती है। हम कहते हैं हाँ हमें होती है, हमारे परिवार विदेशों में बैठे हैं, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जो विदेशों में बैठे हैं। आज मैं कह सकता हूँ, खुशी है मुझे इस बात की, जिसकी जड़ें भारत में है वो सारी दुनिया में आज आंदोलन कर रहा है। आपने देखा पिछले दिनों कनाडा में ये भाजपा वालों ने कानूनों के हक में रैली निकालने की कोशिश की। 15 मिनट्स में 2000 गाड़ियां वहां इकट्ठी होगी जिन्होंने उनके जुलूस को घेर लिया। वो गाड़ियों में थे, निकाल के पटक के धरती पे मारा, और जरूरत नहीं अब किसी की वो ऐसा जुलूस कनाडा में निकाल ले। हर रोज देश के बाहर, सिर्फ कनाडा नहीं, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, हर देश में जहां भी किसान बैठा है इस देश का, उसका बच्चा बैठा है तो आज आंदोलन कर रहा है। और ये आज आंदोलन किसान का नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि ये सारा जो कुछ कार्रवाई हो रही है ये किसान को मजदूर बनाने की, मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने की कार्रवाई है। जो कुछ हो रहा है देश के एक एक संसाधन कॉर्पोरेट्स को बेचने की कार्रवाई हो रही है। वर्ल्ड बैंक के कहने पे कार्रवाई हो रही है, एक एक चीज बेची जा रही है। इसी बजट सेशन में 100 कंपनियों की लिस्ट दी गई है जिसको बेचना है मोदी ने, और मोदी को वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि सिर्फ चार अदारे आप रख सकते हो, बाकी सब प्राइवेट कर दो। और आपको पता नहीं एजुकेशन का सारा काम टाटास को दे दिया गया है। एजुकेशन में, चाहे स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, टाटा संभालेंगे एजुकेशन। और बदकिस्मती ये है इस देश की, किसान के बारे में मैं कहूँगा, हमारे एक पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला में,
उन्होंने पंजाब को बहुत कहते हैं ना बहुत एडवांस स्टेट है, उन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी में आया कि 65% पंजाब के किसान और 75% खेत मजदूर अंडर मैट्रिक है, 10वीं जमात पास नहीं कर सके। तो जो लोग 10वीं जमात नहीं पास कर सके तो सरकार की ये घुड़तरें वो कहाँ समझेंगे? मार देंगे उसको, मार देंगे बीजेपी वाले को। पॉलिसी ऐसी है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाया, मुस्लिम को डरा दिया, हमारे भाई को डरा दिया। कभी ईसाई को डराया, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी रही सुकड़ गई। हिंदू और सिख को लड़ाने की कोशिश की गई। 26 जनवरी को क्या था? और कुछ भी नहीं, नंगा हो गया सारा नाच। हमने कहा बार बार किसानों को, अभी आज भी मैं कह के आया हूं कि किसानों एक बात समझ लो, अगर शांत रहोगे आंदोलन में तो जीत तुम्हारी होगी, अगर हिंसक हो गए तो जीत मोदी की होगी। ये बात किसान को समझ आ गई। और आज ये आंदोलन दुनिया का, सारे संसार का ऐसा आंदोलन बन गया जिसका मैच कोई नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ, इतनी पार्टिसिपेशन, इतनी संख्या में लोग कभी किसी आंदोलन में नहीं जुड़े, और इतना पीसफुल कभी आंदोलन नहीं हुआ। इन्होंने हमारे सामने बैरिकेड लगा के कील गाड़े, हमने फूल लगाने शुरू कर दिए। यहां हुआ, जाके देखो वहां पार्क बना लिए किसानों ने अपने लंगर चलाए हुए हैं। अब ये और एक घटिया हरकत कर रहे हैं। दिल्ली को जाने के लिए जितने रास्ते हैं उनमें बड़े बड़े गड्ढे उखाड़ रहे हैं। नीयत ये है कि दिल्ली के लोग अब तक जो इंडस्ट्री में, कुंडली में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली से आते थे वहां काम करने के लिए, पहले आके हमारे साथ लंगर छकते थे, उसके बाद ड्यूटी पे चले जाते थे। ड्यूटी करके जब घर को जाते थे अपना लंगर छक लेते थे, परिवार के लिए ले जाते थे, और हमारे साथ इंटरेक्शन होने लगी थी, मेलजोल बढ़ने लगा था। सरकार ने कहा इनको तंग करो, रास्ते बंद कर दिए, तो वो दुखी होंगे, वो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये नीति है किसान के साथ समाज के दूसरे लोगों को लड़ाना। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या किया है? जब कोई महंगाई होती थी, कोई स्टॉक कर लेता था, तो उसको पकड़ने का अधिकार था सरकार के पास। जरूरी वस्तु कह के कोई भी खाद्य पदार्थ सरकार स्टॉक सील कर लेती थी। अब इन्होंने कह दिया उसमें उसको कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितना मर्जी रखे, सरकार उसको चेक भी नहीं करेगी। अगर करेगी, अगर महंगाई बढ़ेगी तो पिछले 5 साल की एवरेज 100% से ऊपर हो जाए, तब वो सोचेंगे कार्रवाई करें या ना करें। अगर फिर भी कार्रवाई करनी होगी तो फिर ये देखेंगे कि उसने जो उसके पास अनाज पड़ा है, उसने किसी से सौदा कर रखा है, वो सौदा तो प्रभावित नहीं होता। ये तो बड़ी बड़ी कंपनी वाले कह देंगे मेरा तो 1 लाख टन का सौदा हुआ है जी, वो तो शो कर देंगे सौदा, वो तो प्रभावित नहीं होता। अगर प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसमें उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी के मुताबिक उसके पास जो है आपकी प्रोड्यूस सब्जियां है, फ्रूट है, वो ज्यादा तो नहीं पड़ा, उसकी प्रोसेसिंग को, कैपेसिटी को तो प्रभावित नहीं करता। इस तरह A to Z जितने ये कानून लिखे गए, मैंने शुरू में ही कहा, मुझे लगता है ये कानून सरकार के किसी अफसर ने नहीं लिखे, ये किसी कंपनी के CEO ने लिखे हैं और टोटल कॉर्पोरेट्स के हक में लिखे हैं। ये इस देश की हर चीज कॉर्पोरेट्स के लिए जैसे इन्होंने बना दी, तो बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो रही है। आने वाले समय में आज ये बात समझ में आ गई हमारे आम शहरी लोगों को, शहरी भाइयों को, कि ये कानून सिर्फ किसान के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए खतरनाक है। कोई जितना अनाज होगा वो एक अमीर
कॉरपोरेट के गोदाम में कैद हो जाएगा, उसकी हमारी रोटी उसकी तिजोरी में कैद हो जाएगी। मुझे बताइए, मैंने कई बार पूछा सवाल सरकार वालों से, मुझे बताइए कहाँ सरप्लस है आपके पास? आप कहते हैं हम फूड सरप्लस है। फूड सरप्लस इन रियल सेंस तो आप है ही नहीं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिसके पास जेब में है ही कुछ नहीं, खाली जेब है। उसके पास एक गोदाम भरा है अनाज का, उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं। उसको क्या मतलब उससे? तो जिसके पास पैसा ही नहीं, देश 74 साल हो गए आजाद हुए, 74 साल में देशवासियों की पेइंग कैपेसिटी नहीं हम बना सके, क्या इस देश का कर देंगे ये पॉलिटिशियंस? मैं एक बात और आप सबको के साथ शेयर करूंगा। बड़ी पुरानी बात है, एक बार मैं बाहर गया विदेश। जब मैं आया तो इमिग्रेशन पे एक हमारे दोस्त का बेटा ड्यूटी पे था, वो ऑफिसर था कोई, मुझे कहता है अंकल क्या देख के आए हो? मैंने कहा अभी बाद में घर में बैठ के बात कर लेंगे, तुम मोहर लगा मैं निकलूँ। वो कहता नहीं बता के जाओ। तो मैंने कहा सभी लोग खड़े हैं लाइन में। वो कहता सभी लाइनें रोक देता हूँ, मैंने बोलो। तो मुझे और तो कुछ दिमाग में नहीं आया, मैंने एक बात कही, मैं अब भी सोचता हूँ बात वही। मैंने कहा मैं जो देख के आया हूँ वो ये है कि कुदरत ने, नेचर ने हमें सबसे ज्यादा दिया, हमें लीडरशिप गंदी दे दी। जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जिनको विकसित देश हम कहते हैं, वहां नेचर ने इतना कुछ नहीं दिया, उनको लीडरशिप अच्छी दे दी, और अच्छी लीडरशिप ने सब कुछ पैदा कर दिया। हमारी गंदी लीडरशिप ने जो हमारे पास था वो भी सब घुमा दिया। ये धूप सन बेस्ड आपके पास है, आप सब्जी जो खाते हैं उसका टेस्ट अलग है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में गोभी का फूल इतना बड़ा मिल जाएगा, स्वाद कोई नहीं है उसमें। प्याज इतना बड़ा मिल जाएगा, स्वाद कोई नहीं है उसमें। ये कुदरत की देन है। कुदरत ने बहुत कुछ दिया आपको। फर्टाइल धरती दे दी, उपजाऊ धरती दे दी, उनको बड़े बड़े पहाड़ दे दिए जहां खेती नहीं होती। आपको पानी दे दिया, आपको सब कुछ कुदरत ने दे दिया, लेकिन यहां की लीडरशिप ने सब बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज जब सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान तो उबल रहा है। आप अपने मंत्री जी को किसी गांव में नहीं घुसने देते, ये आपके गुस्से का प्रतीक है ना? गुस्सा है उसके प्रति, आप नहीं उसे गाड़ी से नहीं पाँव नीचे रखने देते। और हरियाणा में चीफ मिनिस्टर हरियाणा का अपने ही हल्के में अपना हेलीकॉप्टर न उतार सके, ये लोगों के गुस्से की वजह से है ना। पंजाब में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हरियाणा में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जमीन तलाश कर रही है, कोई किसी को नहीं पूछता। आपकी यूनियन के झंडे उठाए कर रहे हैं उनके लीडर, वो मांग रहे हैं हमें झंडा दे दो, चोरी चोरी मांग रहे हैं झंडा दे दो, अपने घर पे किसान यूनियन का झंडा लगाना है। ऐसी स्थिति पैदा होगी। और मैं समझता हूं इस आंदोलन की ये बड़ी प्राप्ति होगी कि जब सारे देशवासियों को, पॉलिटिकल लीडर्स को पढ़ना, उनका मन पढ़ना आ गया, उनके अवेयरनेस उनके अंदर आ गई। जब सारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स के सामने हाथ जोड़ने की बजाय हाथ उठाना सीख लिया, थप्पड़ मारने के लिए नहीं, नारे के लिए हाथ उठाना सीख लिया, ये बहुत बड़ी प्राप्ति होगी और होना शुरू हो गया है। जब पिछले दिनों हमने ट्रैफिक जैम की कॉल दी तो 3000 जगह 21 स्टेट्स में ट्रैफिक जैम हुआ। रेलवे में जब चक्का जाम की हमने कॉल दी तो आप यूपी वालों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे दुनिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, चर्चा हो रही है आपकी। आपने रेल भी रोकी और रेलवे पैसेंजर्स के पास लंगर लेके गए। भाई हमें अफसोस है आपको रुकना पड़ा, भूख लगी होगी, लंगर छक लो, माफ कर दो हमें देरी के लिए। आप लड्डू लेके गए, आप मिठाइयां लेके गए और उन पैसेंजर्स से माफी भी मांगी।
देरी के लिए उनके लड्डू और मिठाइयाँ खवाई, और ये कहीं मिलती है ऐसे आंदोलन की मिसाल? मैं समझता हूं ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा है इस वक्त। इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं दिल्ली के इर्द गिर्द नाकों पे, और वो पीसफुल बैठे हैं, ये बात समझ के बैठे हैं। कोई दैवी शक्ति है, कोई ताकत है जो उनका मन बदल गया है। वो हाथ नहीं उठाते, वो वायलेंट नहीं होते। सरकार जो मर्जी कर ले, वो वायलेंट नहीं होते। सरकार ने 26 जनवरी को हमें बहकाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, वो अब नंगा हो गया। मैं आभारी हूं आप लोगों का, यूपी वालों का और हरियाणा वालों का। जब हम बिल्कुल एक तरह से टूट चुके थे, मैं असलियत बता रहा हूं, मोर्चा की लीडरशिप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात जो 26 जनवरी को हुआ, उखड़ गए थे हम। 3:30 बजे हमने कॉल ऑफ कर दिया था एजिटेशन को, वो जो मार्च था ट्रैक्टर 3:30 बजे कॉल ऑफ कर दिया था, लेकिन 3:30 से 8 बजे तक हम सब इकट्ठे रहे। ये नहीं फैसला कर सके कहाँ बैठ के मीटिंग करें, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था, इतना पजल हो गए थे। ये आपकी बहादुरी, 28 तारीख को आपने फिर घेर लिया सारे बॉर्डर्स को, इतनी संख्या में घेर लिया, आपने देश के किसान का सम्मान बहाल कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं, इसके लिए देश आप लोगों का हमेशा कर्जदार रहेगा। एक गिर गया था जो आंदोलन, उसको नए सिरे से फिर खड़ा ही नहीं किया, पीक पे ले गए एकदम। ये आंदोलन हिस्टोरिक है। आज सारे देश में किसान अलग से अब सोचने लगा है। भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा पता नहीं कहां खो गया है, ढूंढे पे भी नहीं मिल रहा। जो हमें बांटने का एजेंडा था, जात पात का एजेंडा, धर्म का एजेंडा, वो कहीं खो गया है। किसान को अपने घर का सोचने का ख्याल आया है। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, और आपके नहीं, आपके साथ जो दुकानदार है उसके भविष्य की लड़ाई है, जो मजदूर है उसके भविष्य की लड़ाई है। जैसे मैंने शुरू में कहा, जो ये ला रहे हैं उसके मुताबिक किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं, मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। इस देश के किसी दुकानदार को दुकानदारी के योग्य नहीं छोड़ेंगे ये लोग। बड़े बड़े मॉल्स खोल के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, वो बिजनेस भी छीन लेंगे। तो नौकरियों में तनख्वाहें कम की जा रही हैं हर स्टेट में, पे स्केल रिवाइज करके कम की जा रही है, और जो नए लेबर लॉज आ रहे हैं, लेबर का गला ही काट दिया गया है। तो इसलिए अब तो हर शहरी को, इस देश के हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि भविष्य के लिए कुछ करना है क्या। समझ लो, बार बार मौके नहीं मिलते। ये एक मौका मिला है जिसमें हम सब इकट्ठा हुए हैं और सारे देश में इकट्ठा हुए हैं। ये अलग बात है, बहुत बड़ा देश है, वहां से तमिलनाडु से यहाँ एक सिंबॉलिक कुछ लोग आ सकते हैं। जो अगर कहें कि 1 लाख लोग वहां से आ जाएंगे, नहीं, हम खर्चा नहीं बेयर कर सकते, और इतनी गाड़ियां भी नहीं अवेलेबल हैं। कर्नाटक से हम 1 लाख लोग नहीं ला सकते, सिंबॉलिक उनका यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे वो कर्नाटक की असेंबली को घेरते हैं, जैसे हैदराबाद असेंबली को घेरते हैं लोग, जो जब चेन्नई की असेंबली को घेरते हैं तो वो बड़ी संख्या में घेरते हैं, और वो हमारा पार्ट होते हैं, हमारा हिस्सा होते हैं वो। ये बात आज समझ में आनी चाहिए सबको कि अगर अपने भविष्य का कुछ ख्याल रखना है, अपने बच्चों का, जिन मेरी उम्र के लोग जो हैं, जो अपनी उम्र खा चुके हैं, ध्यान रखिए। वो कहते हैं वी आर सोशल एनिमल्स, हम अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं। आप चैन से मर नहीं पाओगे अगर ये ऐसे हालात हो गए। अपने बच्चों को, आपको उनका भविष्य का जब ख्याल आएगा, आप चैन से नहीं मर पाओगे। इसलिए जो जिंदगी के बाकी साल बचे हैं, इस आंदोलन के नाम लगा दो। और मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, पंजाब में तो ये फैसले हो गए बहुत। सरकार कहती है
कि अब कटाई का मौसम हो गया शुरू, तो इनकी संख्या कम होगी। वहाँ लोगों ने पंचायतों में फैसले कर दिए कि भाई हर घर का एक आदमी इस आंदोलन में जरूर जाएगा, अगर नहीं जाएगा उसको कोई 2100 कोई 3100 रुपया हर गाँव ने जुर्माना रख दिया। और उन्होंने कहा है कि जो लोग वहाँ धरने पे बैठेंगे उनकी खेती का काम उसके गांव में जो बैठे वो देखेंगे। तो कौन हरा सकता है हमें? हम यहाँ बैठे हैं, मैं हर रोज देखता हूँ कूलर्स की भरी हुई ट्रालियां आ रही हैं, बांट रहे हैं, हर ट्रॉली में जाके कूलर बांट रहे हैं। ये हमारी कल्चर है, हमारा भाईचारा है। उनको चिंता है कि वहां लोग बैठे गर्मी से परेशान ना हो। तो भाइयों, बहुत गंभीरता से सोचने का समय, बहुत गंभीर स्थिति में फंस चुके हैं। ये सरकार इत्तेफाक से हमने ही बनाई है। सरकार अपना फर्ज भूल गई। वो अब हमें कहती है कि कोई अपनी भी इज्जत रख लो, हमारी भी इज्जत रख दो, ऐसा कोई रास्ता निकाल लो। जो सरकार ऐसी बातें करे, सरकार से ये उम्मीद नहीं होती। सरकार से उम्मीद होती है इंसाफ की। और सरकार मोदी की सरकार है ना। मुझे बहुत दुख है इस बात का। प्रधानमंत्री किसी भी देश के जब बोलते हैं, दुनिया उसके एक एक शब्द को नाप तोल के देखती, उसका अनुमूलन करती है हर सरकार देश की कि क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर जो आज तक हमें अन्नदाता 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 कहते थे, जो डिप्लोमेटिक गालियां आपको पार्लियामेंट में दी वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन गई। और उसमें आपको पैरासाइट कहा, आंदोलन जीवी, वो तो हम हैं। आंदोलन किया तभी देश आजाद हुआ, आंदोलन किया तभी अपनी राखी रक्षा कर सके। आंदोलन जीवी हम हैं, हम नहीं इनकार करते और रहेंगे, करेंगे आंदोलन। जो अगली बात कही, जो पैरासाइट हमें कहा, गलियों के गंदे कीड़े कहा, ये दिल पे लिखी गई। हर किसान को ये अपने साथ ले जाना चाहिए कि मोदी की ये गाली वो नीचे ना गिरने दे, उसको इसकी सजा जरूर दे। जब समय मिलेगा उसको सजा दे। गली के कीड़े हैं आप, अगर आप पैदा ना करें, पैसा खा के गुजारा नहीं होता। लोहा सोना खाने से आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए। और अब वो पैदा करते हो जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, जिंदगी नहीं बच सकती। तो आपको गंदे कीड़े कहा, वो भी पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन गया। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कोई किसान बरी करेगा? कतई नहीं करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि अब ये आंदोलन पता नहीं राजहाट में कब तक मोदी अड़ा रहे और उसकी पता नहीं क्या क्या चाल चलेगा। हम चौकस हैं हर बात से। मित्तल साहब बैठे, हम जब मीटिंग होती है 6-6 घंटे मीटिंग करते हैं, एक दूसरे की खूब खाल उतारते हैं, बाढ़ की खाल उतारते हैं, छोड़ते नहीं। ये सारा हम पूरी बहस करके उसके बाद कुछ ना कुछ तय करते हैं। हमें भी, हमारी भी निगाह है मोदी पे, वो क्या करता है। और हमने, इसीलिए हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, लेकिन क्योंकि मोदी जिस तरफ देश को ले जा रहा है, हमने समझा कि अब इस सरकार का रहना देश के लोगों के हित में नहीं। इसलिए हमने तय किया कि उसको थोड़ी सी एक कष्ट हो। हमने तय किया कि जहां जहां चुनाव हो रहा है हम जाके वहां कहेंगे वोट जिसको मर्जी दे दो, लेकिन मोदी की पार्टी को ना देना। बंगाल में इसका असर शुरू हो गया। हमारे एक साथी कल ही आए वापस, आज मैं उनसे पूछ रहा था, राजेंद्र क्या देखा वहां? वो कहता तड़प रहे हैं लोग, कब इसको सजा दे दें भाजपा को। तो बहुत लंबा चलने वाला है आंदोलन, ये कह नहीं सकते। जल्दी फैसला होने वाला, ये कह नहीं सकते। ये मोदी के हाथ में है। कितनी देर, कितना दबाव हम डाल सकते हैं डेमोक्रेटिकली, जो हमारा अधिकार है, उस हिसाब से हम इसको आंदोलन को जीतेंगे। और एक बात और कह के समाप्त करूंगा, इस आंदोलन का डंका सारी दुनिया में बजने लगा है।
आज आपने ब्रिटिश हाई कमीशन का बयान पढ़ा होगा। 8 तारीख को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में आपके इस मुद्दे पे पार्लियामेंट बहस कर रही है। एक बार ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बहस हो चुकी, एक हफ्ता बाद फिर उसमें बहस होने वाली है। कनाडा की पार्लियामेंट आपके हक में फैसला कर चुकी है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ये बहस हो चुकी है और यूएनओ तक केस जा रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से मोदी जी की सरकार को नोटिस आ रहे हैं। तो ये सारी दुनिया का आंदोलन हो गया है। आपने एक रास्ता नया सारी दुनिया को दिखाया है कैसे पीसफुली लड़ा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप 100 आदमी को एक आदमी तैयार करें, एक इतनी बड़ी फौज हो जाएगी। उसका मल्टीप्लिकेशन आगे जब बढ़ेगा तो मोदी तो क्या, उसके पूर्वज भी इस आंदोलन को नहीं हरा सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपसे पूरे जैसे सहयोग आपने अब तक किया इस आंदोलन में, आप उसके भागीदार हैं। आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़ के आंदोलन में सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।